नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आर के आदर्श चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सीटेट आने वाले सीटेट जो भी जुलाई अगस्त में आपकी सीटेट की परीक्षाएं कराई जाएंगी, उनके लिए मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट करके लेके आया हूं जो सन 2019 के मिलेंगे। सीटेट हर साल में 2 एग्जाम कराता है। यह आपका चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का मैं 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि 2019 के हैं। पहला सीडीपी आपके सामने खुला हुआ है जो 8 दिसंबर 2019 का है। ये 30 क्वेश्चन कराने के बाद मैं 7 जुलाई 2019 के सीडीपी को भी कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर पेपर को ऐसे ही पढ़ा कर आप लोगों के लिए आपकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो सबसे पहले देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है जन्म से पूर्व अवधि, 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 तीसरा दिया है मध्य बाल्यावस्था और चौथा दिया है किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन जानते चलते हैं। सबसे पहली चीज, बाल विकास की प्रक्रिया भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती है। मतलब भ्रूणावस्था मतलब आप समझ रहे होंगे जीवन भर चलती है। विकास के क्रम में शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। शैशवावस्था क्या होती है? 0 से 5, जन्म से 5 वर्ष तक बाल्यावस्था में वो प्रवेश करता है। और बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ एक चीज पे ध्यान देंगे कि पूर्व किशोरावस्था भी उसी को कहते हैं। बाल्यावस्था को आप पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं। यह अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, बाल्यावस्था क्या होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होती है। इसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया जाता है। मध्य बाल्यावस्था भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था कही जाती है। इसी अवधि में बच्चों की भाषा का विकास तेजी से होता है। साथ ही रुचियों का विस्तार, चिंतन का विकास एवं सृजनात्मकता का विकास भी इसी काल की मूल विशेषता होती है। तो हमारा इस तरह से आंसर क्या होगा? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील प्रारंभिक बाल्यावस्था की ओर जाएगा। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शंस में है प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इन सभी क्रमों से होकर गुजरना ही पड़ता है। उनके कन्वेंशनल स्तर में दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था सम्मिलित होती है, जिसे सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था भी कहते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन अवस्थाओं को कोहलबर्ग सार्वभौमिक अवस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? सार्वभौमिक अवस्था मानते हैं। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह उदाहरण किसका है? ठीक है, तो यह जेंडर पक्षपात को बताता है। दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान यदि एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो वह जेंडर पक्षपात कहलाता है। जेंडर पक्षपात के अंतर्गत प्रायः महिलाओं को कमजोर वर्ग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आइए आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन नंबर ए।
इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर प्राप्त रूढ़ियों एवं लिंग किसी विशेष काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी द्वारा तैयार दस्तावेज, जिसे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, जो 2005 का कहा गया है, में भी लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने बल्कि समाप्त करने पर बार बार जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। आइए देखते हैं इसका विकल्प। इसमें जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेव वाइगोस्की। ठीक है, लेव वाइगोस्की होगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। जीन पियाजे की तरह ही वाइगोस्की भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ में वह यह भी मानते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एकांकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका क्या, लेव वाइगोस्की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? आपके इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। इस 4 विकल्पों में हम देखें तो जहां तक आंसर संभावनाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत वार्ता हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में ही वार्ता कर रही है। इसमें क्या है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है। जो एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकती है, उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उनके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञान में अनेक तत्व आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत वार्ता या चर्चा, जिसमें बच्चे स्वयं से चर्चा करके किसी तर्क को निर्धारित करते हैं। नजमा द्वारा कहा गया कथन व्यक्तिगत वार्ता को संबोधित करता है, अतः व्यक्तिगत वार्ता ही हमारा आंसर होगा। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को संकेत देना, सबसे पहले तो हम इन 4 विकल्पों को देखेंगे। 4 विकल्पों में हमारा जहां तक है ढांचा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ ढांचा कहलाता है। ठीक है, आइए हम इसमें क्या मारेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसमें जो हमारा आंसर माना जाएगा वह दूसरा है, संरक्षण कक्षा समावेशन आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। ठीक है, जो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 या 11 वर्ष तक बहुत सारी किताबों में रहती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और
अंतरदर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है। पहला संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा वर्गीकरण। तो संरक्षण कक्षा समावेशन इसमें हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो जो हमारा आंसर होगा, बहुत ही बार कई जगहों पे पूछा हुआ है, क्या होगा, स्कीमा होगा। ठीक है, स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेषता के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण स्कीमा, दूसरा जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा मोटर कार या खिलौने के स्कीमा से समझा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या सूर्य क्या है आदि जटिल स्कीमा के उदाहरण है। पियाजे के अनुसार बच्चे के स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में 2 प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो हम इतना न जान के स्कीमा के बारे में जान गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, भ्रांतियों को समझना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन का प्रारंभिक उद्देश्य थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होता है। वस्तुतः आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष एवं विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, व्याख्या करना होता है। आकलन के 2 प्रकार होते हैं, योगात्मक और निर्माणात्मक आकलन। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से जाना जाता है, जबकि निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेन पूरा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बहुबुद्धि आयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, क्योंकि सामान्य बुद्धि का शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ आदि के अर्थों से होता है। बुद्धि द्वारा ही हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं। के लिए थॉमसन नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। बुद्धि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती है तथा विविध प्रकार की बौद्धिक योग्यता एवं प्रमाणित करती है। बौद्धिक योग्यता यह प्रमाणित करती है कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। इसी कारण कई लोग अनेक योग्यताओं में दक्ष होते हैं। इसीलिए बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, इसमें जो हमारा विकल्प होगा वह आंसर होगा सृजनात्मक विचारक। क्यों? क्योंकि दिए गए विकल्पों में रूही सृजनात्मक विचारक गुणों को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए सृजनात्मक व्यक्ति की यही एक योग्यता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी नई योग्यता या तथ्य का सृजन करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सृजनात्मक विचारक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऐसी स्थिति कुछ ऐसी है, स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों
से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो जो हमारा विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 4 होगा, क्योंकि सटीक, सही, बड़ा और पॉजिटिव आंसर हमें ढूंढना है। अपनी शिक्षक पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा एक मूल अधिकार है जिससे किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा सभी प्रकार के भेदभाव के अंतर को समाप्त करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाज में मौजूद प्रत्येक बच्चे को एक स्तर पर लाया जा सके। ठीक है, समावेशी का मतलब उसमें हर प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। 15 नंबर है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डिसलेक्सिया। पठन वैफल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया, मतलब जो पढ़ने में कठिनाई होती है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे पढ़ना लिखना और शब्दों को बोल पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह 3 तरह का होता है। डिसलेक्सिया के प्रथम चरण में बच्चे अक्षर और संख्या की पहचान करना, पढ़ना, मापन, समय देखना, अन्य गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया के दूसरे चरण में भ्रूणावस्था से ही बच्चों का मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इसमें बच्चों को शब्दों की पहचान करने और उसका उच्चारण करने में परेशानी होती है। तीसरे प्रकार की डिसलेक्सिया जो होती है उसमें बच्चे के मस्तिष्क में चोट लगने के कारण शब्दों को सुन नहीं पाते हैं, जिसमें उन्हें शब्दों का उच्चारण करने और उसे पढ़ने में परेशानी होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, पठन वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया का दूसरा नाम है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा अधिकार का आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पर आधारित है। यह एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति की अवसर मिलने चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में प्रत्येक शिक्षक को इस सिद्धांत के साथ विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए कक्षा में व्यवहार करना पड़ा। अतः जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यह कह रहा है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, क्योंकि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अवबोधन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 पर हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल में प्रवेश करने के पूर्व ही बच्चों के मस्तिष्क में बहुत ऐसी भावनाएं और धारणाएं गहराई तक बनी होती हैं जिसके अनुसार बच्चे प्रत्येक चीज को उसी के आकार में निर्मित करते हैं, बनाते हैं और सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं। वह अलग अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस अलग अलग दुनिया को सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत बच्चों के लिए घातक होती है, अतः शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के सहजानुभूत सिद्धांतों को समाप्त करना चाहिए। चूंकि यह सिद्धांत बच्चों के लिए किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता है, इनका निर्मूलन आवश्यक है। इसलिए आंसर होगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देता है। बाल केंद्रित शिक्षा ही है तो बच्चों पर ही डिपेंड करता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा बच्चों के अनुभव को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से ... है। क्या है, सन्निहित है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। जीवन में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति की वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में भी इसका भारी योगदान होता है। इसी तरह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना एवं उसका समुचित इस्तेमाल संज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में सन्निहित होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावाद का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप में है। ठीक है, तो हम इतना सही समझ लेते हैं कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण के लिए क्या परिणाम है। तो यह परिणाम है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग कक्षा में अवधारणात्मक सोच को विकसित करने का सबसे बेहतर उपाय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा सही होगा 4 होगा, क्योंकि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऐसी कोई भी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। अब जानते हैं ना, पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार वह प्रवृत्ति है जिसे उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने के लिए एक बल पर मिलता है। सकारात्मक पुनर्बलन से अनुक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी तरह अनुक्रिया को घटाने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन सहायक होता है। लेकिन अधिगम की प्रक्रिया में दोनों के प्रयोग को सीमित करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा में कमी होती है। तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चुनेंगे शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले आंसर सही होने वाला है, इसमें एक होगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ठीक है, और दूसरा होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, क्योंकि शारीरिक दंड से यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। हमारा विकल्प सही होगा 2। थोड़ा सा देखते हैं हम, शिक्षण में अधिगम का ऐसा प्रकार जिसमें हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो शारीरिक दंड एक नकारात्मक है, और तुलना करना यह भी एक नकारात्मक है एक दूसरे से बच्चों में, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25वां कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन का जो विकल्प सही होने वाला है वो 4 होगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। पॉजिटिव है, ठोस है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण में अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर शिक्षक बच्चों के सामने मौजूद जटिल अवधारणाओं को सहज कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो जो विकल्प होगा हमारा आंसर होगा 4, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ठीक है। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। इस तरह की शिक्षा में करके सीखने पर बल, विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा में उद्यमित का एकीकरण, समस्या समाधान का आलोचनात्मक सोच पर बल, समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रणाली में बच्चों को प्रभावशाली समस्या साधनाकर्ता, समाधानकर्ता के रूप में निखारने के लिए सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसमें बच्चों का विचार मंथन करें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो 27 का आंसर होगा हमारा क्या, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति जो बालक में होती है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में तेजी से होती है, आप जानते हैं। और बालिकाओं का जो होता है उसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास व वृद्धि तीव्र गति से घटित होता है, मतलब बढ़ता है। शैशवावस्था में बच्चे का भार और लंबाई में वृद्धि बहुत तेजी से होता है। यह अवस्था प्रथम 3 वर्षों तक रहती है, जिसके बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तित होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, ठीक है। तो जो आंसर हमारा होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, क्योंकि विकास का संबंध परिवर्तन से होता है, ठीक है, और एक विकास सार्वभौमिक होता है, आप सभी जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कह रहे हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति और जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो जो आंसर होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब
8 दिसंबर 2019 का CDP का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो समाजीकरण वो प्रतिक्रिया है या वह प्रक्रिया है इसके माध्यम से मनुष्य समाज के भीतर विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज एवं गतिविधियां सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से संभव है। ठीक है, तो समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक एवं द्वितीयक में विभाजित किया है। प्राथमिक समाजीकरण परिवार, पड़ोस, नातेदारी एवं मित्र समूह आदि के माध्यम से होता है, जबकि द्वितीयक समाजीकरण में कॉलेज, विश्वविद्यालय, समिति, राजनीतिक संस्थाएं, मीडिया आदि का होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है 30 का वो विद्यालय एवं मीडिया से होगा। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीयक की बात की है। अगर प्राथमिक की बात करता है तो प्राथमिक हम क्या करते हैं, परिवार और मीडिया, परिवार और पास पड़ोस को मानते, सॉरी परिवार और पास पड़ोस को मानते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं 7 जुलाई सन 2019 के CDP की तरफ। चलिए, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बोला है जेंडर के बारे में पूछे, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो जेंडर मतलब लिंग, एक सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। लिंग की भूमिका को समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणाओं से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, आप दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो जो आंसर होगा हमारा होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। विकास एक व्यापक अवधारणा तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जिनमें शारीरिक विकास, विभिन्न अंगों एवं लंबाई का बढ़ना। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि। सामाजिक का मतलब होता है परंपराओं, रीति रिवाजों एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का विकास। और संवेगात्मक विकास का मतलब होता है प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित होना, हंसना, रोना या क्रोधित होना शामिल होना। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा जो सही होगा बहुबुद्धि आयामी, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बारे में, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? मीडिया है, परिवार है, कि विद्यालय है, सरकार है? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ मिला था। ठीक है, तो सामाजिकरण विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, आपको मालूम है। इसमें जो है प्राथमिक में आपका क्या आ जाएगा? परिवार आ जाएगा। आपको बताया गया था, पीछे भी बताया गया था एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्तित्व की प्रवृत्ति, विकास व विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह बताया है कि इस बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है तथा दोनों में सोचने, समझने व व्यवहार करने का स्तर भी अलग अलग होता है। इसलिए क्या होगा? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है?
तो जो विकल्प होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। अतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुत्क्रमणीयता बच्चों की विशेषता को बताती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारा जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर 2, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं भाई, तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बच्चे सक्रिय रहेंगे। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जिसमें बच्चे प्रत्येक को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 9, लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। आप सभी जानते हैं कि एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोस्की एक सामाजिक गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका मिला 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम। विकल्प देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है भाई। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तीसरा विकल्प है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। यहाँ से जो विकल्प होगा सेकंड होगा, क्योंकि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। इन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं तथा जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वही वे अन्वेषण तथा विचारों की समय समय पर खोज व निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, आप तो बच्चों को जानते हैं कि वो वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ है, विकल्प आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, 11 में कह रहा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से ... तक है। ठीक है, तो आइए इसके विकल्प देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए विकल्प देख लेते हैं 11 का विकल्प हमारा है परिष्कृत। ऑप्शन है परिष्कृत चालक विकास। अपरिष्कृत मतलब परिष्कृत को सूक्ष्म बोलते हैं और अपरिष्कृत को स्थूल बोलते हैं। चालक विकास शीर्षगामी अधोगामी, तीसरा अधोगामी शीर्षगामी, चौथा अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं शामिल होती हैं, किंतु इन विविधताओं के बावजूद भी चालक विकास का क्रम निरंतर होता रहता है। जैसे अपरिष्कृत मतलब स्थूल बोलते हैं चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म बोलते हैं चालक विकास। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक, बहुत सारी किताबों में क्या होता है 12 से 18 वर्ष तक दिया रहता है। ठीक है,
और आपको मानना भी पड़ता है भाई किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, बच्चों के अनुभव को शामिल कर उन्हें संचय करना चाहिए। उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास विद्यालय में बेहतर होता है जिनके माता पिता उनकी स्कूली शिक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक कक्षा की अवस्था में बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उसके बारे में वह अपने माता पिता या शिक्षक से पूछते हैं। ठीक है, और उससे समझने का प्रयास करते हैं। अतः एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के, क्योंकि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, कोहलबर के अनुसार वह बच्चा भौतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की क्या कहते हैं? अरे भाई ये पीछे भी मिला था, आप क्या कहते हैं? ये पीछे भी मिला था, व्यक्तिगत वार्ता। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि पीछे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा संदर्भ दिया गया है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि आप जानते हैं खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, लिंग के साथ जेंडर रूढ़िवादिता। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? एक संप्रेषित करें कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। यह इससे अच्छा विकल्प कोई होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं को अनदेखी करे। नहीं, अनदेखी तो करे कभी नहीं होगा। ठीक है, और इन दोनों में भी कुछ ठीक है, लेकिन इस सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ए पर आपका एट्रैक्टिव आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो जो यह है समावेशी शिक्षण की, समावेशी शिक्षण की करता है भाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षण पर बल देता है। ठीक है, वर्ष 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है यह विचारधारा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो 19 का जो आंसर होगा समावेशी। इससे आंसर बढ़िया आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा उस विचारधारा से होती है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा
सार्थक अधिगम जटिल होता है। तो जो आंसर होगा हमारा वह आंसर होगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। नहीं है कि बात बोला है तो यही होगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। याद करने पर जोर और कंठस्थ करने पर जोर, ये सब हमारा नहीं होता है आंसर। कंठस्थीकरण एवं स्मरण अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देश एवं संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? कंठस्थीकरण स्मरण। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा हमें छोटा करना होगा भाई, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ए है प्रतिभाशाली और इसका ख में है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। बी है अधिगम असक्तता और इसका दूसरा है मूल समाधानों के बारे में सोच कर सकता है। तीसरा है सृजनात्मकता, आसानी से विचलित होने की आदत। और डी है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। और इसमें 4 नंबर दिया है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो इसमें आपके विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जहां तक है, आप इस क्वेश्चन को तो पहले देख लीजिएगा। इसमें जो हमारा आंसर होगा सबसे पहले होगा शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ये आपका सबसे पहले होगा, ये ध्यान रखिएगा। 4 तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया, तो 3 होगा। 2 और 4 में से देखते हैं, सबसे पहले 4। इसके बाद आपका होगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। धारा प्रवाह पढ़ने में क्या होगा? कमी होगा। तो 4 1 होगा, 4 1 और 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। दूसरा होगा हमारा क्या? मूल समाधानों के बारे में सोच कर सकता है। और तीसरा होगा आसानी से विचलित होने की आदत, क्योंकि हमें ABCD को भी देखते हुए करना है। ठीक है, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग, तब जाके शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होगी। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब क्या होते हैं? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्यामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल करना, याद करना, नियंत्रित करना, ये सब आंसर आपका उतना पॉजिटिव नहीं है जितना कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे यहाँ भगवान हैं, उन्हें देखते हुए आंसर हमें मानना है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करने चाहिए? पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, आप पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भाई पूछने के लिए आप बताइए कि आप अगर टीचर हैं तो बच्चों को क्या करेंगे? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए ना। आप कहेंगे अगर तुम पढ़ते हो तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही, जो बच्चा पढ़ता है क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो उसे तो प्रेरित करना चाहिए कि आप और पूछो। तो बच्चों के संपूर्ण विकास एवं रचनात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों के सोचने की शक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसा करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को किसी विषय पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछकर या पूछने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, यह शिक्षक का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डांट है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, पहले विकल्प को देखते हैं कि विकल्प में दिया है अनुभव के परिणाम,
के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, और इसका अगला विकल्प है हमारा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा होगा, क्योंकि सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया हमारा आंसर ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या होता है भाई? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ठीक है, शिक्षक की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षक विद्यार्थियों को कई तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब बच्चों में सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वे अधिक सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। दूसरा है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। भाई बच्चे गलतियां से हमेशा सीखते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? 4 होगा। क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ प्रयोगों में वह सफल तथा कुछ प्रयोगों में असफल होते हैं। जिसमें वह असफल होते हैं उससे वह शिक्षक व अपने माता पिता से समझने का प्रयास करते हैं एवं उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं। इस प्रकार बच्चों की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं? मूल्यांकन को डांट क्या होना चाहिए भाई? तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप जानते हैं, मूल्यांकन के तहत बच्चों द्वारा पूर्व में सीखे गए विषयों तथा तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। इसके आधार पर बच्चों की प्रगति एवं कमियों को दूर करने हेतु योजना बनाई जाती है। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 28 की तरफ। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यह किस ऑप्शन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? ध्यान से देखिए, तो यह आंसर जहां तक होगा, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दी गई स्थिति जो है संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। स्थिति इस सिद्धांत को दर्शाती है कि स्थिति में जब बालक को संज्ञान होता है कि वह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कुंठा, निराशा एवं द्वेष आदि की भाव उत्पन्न होता है, जो कार्य को बिना प्रयास के छोड़ने के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित, यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं हम 29 क्वेश्चन की तरफ। और 29वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, तो 29 का जो हमारा आंसर होगा यही होगा भाई, कि बच्चों को समस्या के रूप में सहजानुभूत मतलब सहज अनुभूति अनुमान लगाना और बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन आज का सीटेट का जो प्रीवियस ईयर है और 2019 के दोनों पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट का मैंने समाप्त कर रखा है। बोला वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो ये उदाहरण है क्या है भाई? ये उदाहरण होगा आपका विकल्प नंबर 4, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी देख लेते हैं। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी के स्व पहल व प्रयास शामिल होते हैं, वे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया मतलब केंद्र में
के अंतर्गत, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। हेलो दोस्तों, तो आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्रश्नों का समावेशन यदि आपको चाहिए तो हमारे चैनल का सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं, और हम आपके साथ ऐसे ही अलग अलग CDP, पर्यावरण, मैथ के बारे में भी सोचेंगे, और इसके साथ साथ हिंदी को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये प्रीवियस ईयर सीटेट के लिए मैं मरवा रहा हूँ, ठीक है। सीटेट के लिए मैं मरवा रहा हूँ, और ध्यान रहे कि सीटेट के यह प्रश्न मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी बैकअप हमें मिलता है, और ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर को यदि आपने ढंग रूप से मार लिया तो सीटेट में आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, हमारा उत्साहवर्धक किया, तो मैं आपको अगले 2018 के CDP को भी लाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।